नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे सभी जो इकाई में हमने जो जो डिस्कस की तो उसमें हमने साथ साथ में जो कवि लेखक जो भी लेखक है या तो कवि है उसके बारे में हमने बताया था। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको ये सब ध्यान में रखना है एग्जाम रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका जो 8 नंबर का चैप्टर है आभार। आभार का मतलब थैंक यू। तो किसी को आपको कोई आपका काम करता है तो हम जनरली आभार बोलते हैं कि आपका खूब खूब धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे जो पोएम है इसका क्यों ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, आभार। तो आज प्रकृति जो नेचर है, नेचर को मनुष्य दिन ब दिन भूलता जा रहा है कि जो उसने जो रहने के लिए उसका स्थान है, जो जो भी उसने इमारतें बड़ी बड़ी बनाई है, रहने की फैसिलिटीज की है, वो सही मायने में देखे तो वो प्रकृति की देन है। लेकिन मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति को भूल रहा है, लेकिन प्रकृति मनुष्य को नहीं भूल रही। और इसी के कारण आज भी हमारी मिट्टी में से भीनी मिट्टी की खुशबू आती है। और प्लास्टिक के बजाय आज हम जो रियल फूल है उसका आनंद ले सकते हैं। अगर हम सोचे कि प्रकृति ये सब अपना जो स्वभाव है वो छोड़ दे हमारी तरह, तो सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा। तो यहाँ पर जो 8 नंबर का आपका चैप्टर है आभार, जिसके कवि है उष्णस। तो आपको उनका पूरा नाम याद रखना है, नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। और वो वडोदरा के जिले के सावली गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उष्णस का पूरा नाम वो आपको याद रखना है। तो उन्होंने बहुत ही छोटी बातें हैं, वैसे तो हम दिन ब दिन ये देखते हैं, हमारे नजरों के सामने ये सब घटनाएं होती है, लेकिन हम इतनी बारीकी से हम कभी इसका ऑब्जर्वेशन नहीं करते। और देखने जाए तो बहुत ही ये बढ़िया बात यहाँ पर कही है उसनस ने कि अगर प्रकृति नेचर, आज मनुष्य प्रकृति से अलग हो गया है, नेचर से उसका जुड़ाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वो सारी खुशियाँ जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, मोबाइल है, टीवी है, गेम्स हो गई है, आज जो बच्चा है वो बाहर खेलने के लिए जाने के लिए मना कर देता है। और कभी कभी तो हम न्यूज़ में देखते हैं कि उसकी जो मोबाइल या और किसी जो गैजेट्स की उसकी जो लत है वो बहुत ही भयानक होती जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब का होने का जो कारण है वही यह है कि मनुष्य नेचर से अलग हो रहा है, धीरे धीरे प्रकृति के प्रति उसका लगाव कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो उष्णस है हमारे कवि, तो उन्होंने हमें यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बातें बताई है कि जिसे हम कभी ध्यान में नहीं लेती, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें बताई है कि हमें सचमुच लगता है कि आज भी नेचर हमारे साथ है। अगर हम भले नेचर से अलग हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने उसका स्वभाव नहीं छोड़ा, कुदरत अपना काम करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन आज जरूरत क्या है, तो मनुष्य को अपना जो नेचर के साथ जुड़ाव है, प्रकृति के साथ उसका जो लगाव होना चाहिए, वो उसने कम कर दिया है। तो ये बात यहाँ पर उष्णस ने बताई है। तो ये जो काव्य है वो सोनेट टाइप का है। सोनेट के अंदर 14 लाइन का कोई भी पोएम होता है जो 14 लाइन की होती है, तो उसको सोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर सोनेट टाइप का ये काव्य है, आपको ये भी याद रखना है। आप इसकी लाइन काउंट करेंगे तो उसमें आपको 14 लाइन दिखाई देगी। तो सोनेट काव्य के रूप में यहाँ पर 14 लाइन की मर्यादा, मतलब उसकी इतनी लिमिट है कि 14 लाइन में ही उसे अपना जो कुछ भी कवि को कहना है वो 14 लाइन की मर्यादा में रहकर ही कह सकते हैं। तो बहुत ही कम लाइन में और बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बहुत ही बढ़िया चोट लगने वाली बात, हमारे दिल पर इसकी चोट लगती है, ऐसी एक बात की है। आज यंत्र युग, मशीनरी का युग है, जहाँ पर देखे वहां पर हम देखते हैं कि इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। तो हमें मनुष्य जात, मतलब जो मनुष्य है, मानव जात, तो उसने आज नेचर से अपना मुंह मोड़ लिया है। तो उसको हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी नेचर के साथ जुड़ कर रहना है, उसके प्रति हमें आभार व्यक्त करना है कि
हे नेचर प्रभु, नेचर से इनडायरेक्टली हम प्रभु के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो हमारे आसपास की जो दुनिया है तो वो तो ईश्वर ने ही बनाई है। तो उसके प्रति हमें थैंक यू की जो हमारी फीलिंग्स है वो हमें दर्शानी है। तो अब हमें एक एक लाइन पढ़कर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી તી ભીત ચણી, અરે સારું છે કે હજી પણ અમારા ઘરમહી ઘણે ઊંડે ઊંડે ઉડતી ઉડતી આવી ભીતરે ગૂંથે છે માળાઓ કબૂતર કપોતો ચકલીઓ। અમે तो आकाशों भणी भीत करी थी, पीठ करी थी भीत चढ़ी, यानी हमने तो ये बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है। यहाँ पर हम देखें कि धीरे धीरे आज जहाँ पर खेत है वहां पर आज बिल्डिंग्स इमारतें बनती जा रही है। तो इसके बीच भी आज अच्छा है, अरे शब्द जहाँ पर हम देखेंगे तो अरे शब्द का बहुत ही यूज हुआ है। अरे सारू છે કે હજી પણ અમારા ઘરમાં ही, मतलब अभी भी इतना अच्छा है कि आज भी घर के अंदर हम देखें तो चिड़िया, कबूतर और कपोत मतलब होला, जो कि कबूतर के टाइप का ही एक पक्षी है, जो बहुत डिफरेंट नहीं होता, कबूतर और कपूत में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो ऐसे सभी पक्षियों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। तो कबूतर कपोत चकलियो मतलब चिड़िया कबूतर आज भी हमारे आसपास हम देखें तो हमारे घर के अंदर वो लोग आ जाते हैं। अभी भी इतनी बड़ी इमारतें बन गई है, लोग अपने अपने हिसाब से फैसिलिटीज ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन जो ये पक्षी है, ये सब पक्षी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, वो आज भी मनुष्य के घर के अंदर आ जाते हैं और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। घणे ऊंडे उड़ती उड़ती આવી ભીતરે ગૂંથે છે માળાઓ कबूतर कपोतो अने चकलियों। आज भी चिड़िया अपना घोंसला हमारे आसपास बनाना चाहती है, वो ढूंढती है हमारे आसपास के कहीं पर भी मुझे ऐसी जगह मिल जाए तो मैं अपना घोंसला यहाँ पर बना दूं। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य के ये लगाव कम होने के कारण कोई अपने आसपास ऐसे पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था करने के नहीं सोचता। अगर हम आज देखें तो कई जगहों पर ऐसे पक्षियों के लिए ऐसे पक्षी घर, चिड़ियाओं के लिए ऐसे उसका नेस्ट बना सके ऐसे मिट्टी के जो होते हैं घर, वो भी ऐसे मिल जाते हैं। तो अगर हम ये सब भी करें, अगर ये पक्षी है तो ही हम नेचर को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि चिड़िया तो कितनी जहरीली जो आज खेतों में खाद डालते हैं वो बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और वो खाद इसलिए डाली जाती है कि खेत के अंदर की जो कीट है, जो जीव जंतु है, तो उसका नाश हो जाए। लेकिन प्रकृति नेचर ने हमें पहले से ही ऐसे पक्षी दिए हैं कि जो खेत के अंदर की जो जहरीली ऐसी जो कीट है उनका नाश कर दे। तो ये अगर हम ये सब पक्षियों को अगर हम बचा लेंगे तो हमें इनडायरेक्टली हमारा ही अच्छा होने वाला है। तो ये कुदरत ने हमारे लिए ऐसे ही एक साइकिल बना रखा है। लेकिन क्या होता है कि आज किसी को ये अच्छा नहीं लगता, लोग कबूतर चिड़िया की आवाज ये सब उनकी जो फीलिंग्स होती है वो आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये बात यहाँ पर है। લઈ આવે થોડું ઘરમાં એ મીશ વળી, લઈ आवे ए घर में थोड़ू मीश वड़ी मतलब वो लोग क्या करते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी चोंच के अंदर घर के अंदर लेके आते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी वो तिनके ऐसे घास की छोटी छोटी जो सली होती है वो लेके आते हैं। तो घणे ऊंडे उड़ती उड़ती આવી ભીતરે ગૂંથે છે માળાઓ કબૂતર કપોતો ચકલીઓ। લઈ આવે થોડું गगन घरमा ए मीश वड़ी, गगन मतलब आकाश, वो पूरा ऐसा कुछ लेके आता है तो कवि को ऐसा लगता है कि पूरा आकाश वो घर के अंदर लेके आती है। अमो सौना ऋणी नभती घरमा, नभती घरमा जेठी नभता, अमो सौना ऋणी, तो हम इसके लिए ऋणी है, उसके आभारी है, हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आज भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। हजी सारू छे के सिर पर रसोड़े तणखला, किचन के अंदर सिर पर रसोड़े, रसोड़े के अंदर मतलब किचन के अंदर आज भी छोटे छोटे ऐसे तिनके गिरे पड़े हैं। वो लेखक कवि जब देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि पूरा आकाश अपने घर के अंदर आ गया है। हजी सारू छे के सिर पर रसोड़े तणखला, झीणी चींची टहुका मलमली पीछाओ खरी रहे। जो पीछ उनके जो पंख होते हैं उसमें से कुछ कुछ ऐसी
छोटे छोटे जो होते हैं वो गिरते रहते हैं, तो वो भी कवि को अच्छा लगता है। कि झीणी चींची टहुका मखमली पीछाओ खड़ी रहे, वो जो चिड़िया की आवाज है चींची, वो भी लेखक को बहुत बहुत ही अच्छी लगती है। हजी आवे छे वन्नी लीली कहवा परी कथा, तो ये सब गिरने के कारण लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे कोई वन के अंदर से, जंगल के अंदर से कोई परी स्टोरी बताने के लिए घर में आ रही हो, ऐसा लेखक को लगता है। તો હજી આવે છે વનની લીલી કહેવા પરી કથા। હવામાં આગેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું। હવામાં આગેનું પરણ, પરણ मतलब पन पान। तो वो पर्ण जो है वो कवि के अंदर भीतर तक वह गिरता हो ऐसा लगता है। हजी हजी तो सारू छे भीत तरणमा माथું ઊંચકી, વિના પૂછ્યા ગાછા તૃણ निकળતું ફૂંક मारीने। हजी तो सारू छे, देखो हम जहां पर भी देखे वहां पर लेखक ऐसे हजी तो सारू छे, हजी तो सारू छे मतलब अभी तक तो अच्छा है, कि इतना होने के बावजूद भी आज हम देखे कि हमारे घर की जो छोटी सी दरार होती है, तो वो दरार के अंदर भी हम देखते हैं कि घास उग निकलता है। तो हजी तो सारू छे भीत तरणमा माथું ઊંચકી, बिना पूछ्या गाछ्या, बिना पूछे ही तृण, तृण का मतलब होता है घास, बिना पूछे ही घास निकल आती है। मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो ऐसे जब बारिश होती है तो सब ऐसे बाहर ग्रो करके बाहर आ जाते हैं। तो तृण निकल तो फुक मारीने, फुक मारीने मतलब ऐसे वो बाहर ग्रो करके जो आते हैं वो पौधे छोटे छोटे, उसकी बात है। तो वो पूछते नहीं, हमारी परमिशन नहीं लेते हैं, और बिना पूछे ही, बिना बिना पूछा गाछा मतलब बिना पूछे ही वो पौधा अपने आप निकल आता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, कुदरत ने उसको स्वभाव ही ऐसा दिया है कि जो वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। देखो दो लाइन बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर लास्ट में, कि भलू के मिट्टी में हजी वन तना आदिम मूड़ो, भलू के मिट्टी में हजी वन तना आदिम मूड़ा, मिट्टी, हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर अभी भी वो अनादिकाल जो पौराणिक जो उसके मूल है, उसका जो स्वभाव है। मिट्टी अगर अपना स्वभाव छोड़ देगी तो क्या होगा, इसकी बात आप सोचिए कि अगर मिट्टी अपना स्वभाव छोड़ देगी तो क्या होगा, तो हजी वाड़ा छोड़े नथी उगड़ता प्लास्टिक फूलो। देखो अगर मिट्टी अपना स्वभाव छोड़ देगी तो प्लास्टिक के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा इमेजिनेशन लेखक ने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आज भी हम देखते हैं कि पौधे के ऊपर जो फूल आता है वो नेचुरल ही आता है, प्लास्टिक के फूल नहीं होते। लेकिन प्रकृति मनुष्य का स्वभाव चेंज हो गया है, लेकिन जो प्रकृति है, हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो पक्षी है, पौधे हैं, वो सभी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। वो अपना स्वभाव आज भी वैसे ही है जैसा पहले के जमाने से चलता आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर कवि ने बताई है। तो छोटे से सोनेट टाइप काव्य के अंदर यहाँ पर जो प्रकृति, नेचर के साथ जुड़ना हमारा स्वभाव होना चाहिए। दुनिया तो धीरे धीरे ऐसे मॉडर्न बनती जाएगी, लेकिन हमें अपनी जो मूल है, हमारी मिट्टी है, उसके साथ हमें जुड़कर ऐसी फीलिंग्स, लागनी, थैंक्स की जो फीलिंग्स होती है वो हमें अभी छोड़नी नहीं चाहिए, और ऐसे पशु पक्षी, ऐसे नेचर के साथ हमें जुड़कर रहना है, ऐसी बात कवि यहाँ पर बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सोनेट है ये। कवि है इनके उसनस, उनका पूरा नाम है अ, उनका पूरा नाम नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। तो आपको ये एग्जाम रिलेटेड भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।